नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 6 की हिंदी। क्लास 6 की हिंदी में हम पढ़ रहे हैं आपके हिंदी व्याकरण का टॉपिक कारक। तो कारक जो हमारा टॉपिक है, इसको हम यहाँ पर काफी सारी चीजें इसमें पढ़ चुके हैं। जैसे सबसे पहले हमने यहाँ पर कारक की परिभाषा हमने पढ़ी। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य में आए क्रिया तथा अन्य शब्दों के साथ सूचित किया जाता है, उसे कारक कहते हैं। नोट डाउन कीजिएगा साथ के साथ, जब अभी हम लिखवाएंगे, क्योंकि ये चीजें आपने शायद अगर नोट डाउन नहीं की होंगी तो जिस बच्चे ने की है उसकी कॉपी में से नोट डाउन कर सकते हैं। और अगला हमने कहा विभक्ति। कारकों का रूप प्रकट करने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग करते हैं, जिन चिन्हों को लगाते हैं, उन्हें विभक्ति कहा जाता है। तो ये विभक्ति। अब देखिए, फिर हमने एक यहाँ पर टॉपिक लिखा है परसर्ग। इन विभक्तियों को परसर्ग भी कहते हैं क्योंकि ये संज्ञा, सर्वनाम आदि शब्दों के बाद आते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमने यहाँ पर 3 परिभाषाएं आपको कारक की बताई थी और उसके बाद हमने कारक के भेद यहाँ पर बताए थे। तो कारक के मैंने आपको टोटल 8 भेद बताए थे। कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक और संबोधन कारक। ठीक है, तो ये 8 भेद आपको कारकों के बताए गए थे। इसके बाद कारकों के भेद के बाद हमने यहाँ पर कारकों के चिन्ह यानी कि कारक चिन्ह 8 भेद बताए। तो 8 भेद में हमने उन 8 भेदों के अलग अलग कारक चिन्ह आपको बताए। तो कारक चिन्ह कर्ता कारक है तो उसकी विभक्ति है ने, यानी कि उसका विभक्ति चिन्ह है ने। कर्म कारक का विभक्ति चिन्ह है को। करण कारक का विभक्ति चिन्ह है से या के द्वारा। संप्रदान कारक का विभक्ति चिन्ह है के लिए। अपादान कारक का विभक्ति चिन्ह है से। संबंध कारक का विभक्ति चिन्ह है का के की। अधिकरण का विभक्ति चिन्ह है मैं और पर। संबोधन कारक का विभक्ति चिन्ह है हे, रे, अरे, ओ। तो इस तरह से हमने यहाँ पर विभक्ति चिन्हों को भी नोट डाउन किया था। और उसके बाद हमने सबसे पहले कर्ता कारक किसे कहते हैं, ये हमने जाना था अपने लास्ट सेशन में। तो कर्ता कारक किसे कहते हैं? संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से काम करने वाले व्यक्ति का बोध होता है। जैसे कि मैंने आपको शुरुआत में ही यहाँ पर बताया था कि जो हमारा कारक यहाँ पर सबसे पहले हमने कारक को परिभाषित करने की कोशिश की थी। तो कुछ यहाँ पर एक तरह से वाक्य हमने लिखे थे, जैसे कि राम राजा दशरथ के बड़े पुत्र थे। श्री राम ने लंका के राजा रावण को मारा। श्री राम ने रावण को बाण से मारा। तो देखिए, आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने जितने भी आपके विभक्ति चिन्ह हैं, कारक चिन्ह हैं या परसर्ग हैं, उनको अंडरलाइन किया है, उनको ऑरेंज कलर की लाइन से अंडरलाइन किया है, ये दिखाने के लिए कि कारक कितने ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं किसी भी वाक्य में। कैसे एक वाक्य के अर्थ को पूर्ण करते हैं, एक वाक्य को अर्थपूर्ण बनाते हैं, समझने योग्य बनाते हैं ये कारक चिन्ह। तो क्योंकि अलग अलग कारक चिन्ह हैं, और अलग अलग कारक चिन्ह क्यों है? क्योंकि अलग अलग जो आपके कारक है उस कारण। जैसे मैंने आपको बताया कर्ता कारक, राम ने लंका के राजा रावण को मारा। राम ने, तो जो ने आपका कारक चिन्ह होता है वो हमेशा कर्ता को बताता है, यानी कि काम करने वाले व्यक्ति को बताता है। श्री राम ने लंका के राजा रावण को मारा। तो यहाँ पर काम करने वाला व्यक्ति कौन है? यहाँ पर किसके बारे में बताया गया है? कर्ता कौन है? श्री राम। ठीक है, उसके बाद अगली पंक्ति में हमने कहा श्री राम ने रावण को बाण से मारा। तो श्री राम ने रावण को बाण से मारा।
क्योंकि श्री राम फिर से यहाँ पर करता है, इसीलिए ने कर्ता कारक चिन्ह का प्रयोग यहाँ पर किया गया है, यानी कि ये कर्ता को बता रहा है। श्री राम ने, यानी कि रामचंद्र जी कौन है? कर्ता है, काम करने वाले व्यक्ति हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमने कर्ता कारक में यहाँ पर काफी सारे एग्जाम्पल लिए थे, जैसे अनिल ने रामायण पढ़ी, पिताजी ने रुपए दिए, अंशु ने खाना खाया, गौतम ने छक्का लगाया। तो आप देख सकते हैं जितने भी आपके यहाँ पर कर्ता है उन सबके साथ कर्ता कारक चिन्ह की विभक्ति लगी हुई है। जैसे अनिल ने रामायण पढ़ी, पिताजी ने रुपए दिए, अंशु ने खाना खाया, गौतम ने छक्का लगाया। तो ये जो ने शब्द है ये आपको इन सभी कर्ता के विषय में बता रहा है, यानी कि जिन जिन ने काम किया है उनके बारे में ये आपको बता रहा है। अनिल ने, पिताजी ने, अंशु ने, गौतम ने, ठीक है, उनके काम को बता रहा है, जिसने काम को किया है उसके बारे में बता रहा है, इसीलिए इसको कर्ता कारक कहा है। जैसे हमने कर्ता कारक के एग्जाम्पल परिभाषा में भी लिखा है कि संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से काम करने वाले व्यक्ति का बोध होता है उसे कर्ता कारक कहते हैं। ठीक है, और कर्ता कारक में हमने यहाँ पर एक और चीज बताई थी कि अकर्मक क्रिया के साथ ने की विभक्ति नहीं लगती, यानी कि जो अकर्मक क्रिया होती है जिसमें कर्म उपलब्ध नहीं होता है तो उसमें ने की विभक्ति नहीं लगती। जैसे आप एग्जाम्पल देख सकते हैं, लड़के ने चित्र बनाया, लड़के ने चित्र बनाया, तो चित्र क्या है? क्रिया है, कर्म है, तो लड़के ने चित्र बनाया, चित्र कर्म है, तो इसीलिए यहाँ पर ने की विभक्ति लगी हुई है। लेकिन अगला वाक्य लड़के आए, कोई भी यहाँ पर आपको कर्म नहीं दिखाई दे रहा है, इसीलिए इसको हमने अकर्मक क्रिया कहा है और इसमें न की विभक्ति नहीं लगाई है। ठीक है, तो इस तरह से हमने यहाँ पर कर्ता कारक पढ़ा। उसके बाद हमने कर्म कारक को पढ़ा। उसके बाद हमने किसको पढ़ा? कर्म कारक को। कर्म कारक में क्या होता है? कर्म कारक में जब वाक्य में क्रिया का फल, किसी भी वाक्य में क्रिया का फल कर्ता पर न पढ़कर, यानी कि यहाँ पर क्रिया का फल कर्ता पर नहीं पड़ता, यानी कि ये जो क्रिया है ये कर्ता को नहीं बताती है, ये क्रिया किसको बताती है? कर्म को बताती है। ठीक है, तो इसीलिए इसे कर्म कारक कहा है। और इस तरह से इसकी विभक्ति मैंने बताई, कर्म कारक की विभक्ति होती है को। ये सब मैंने आप लोगों को याद करके आने के लिए कहा था। कर्म कारक की विभक्ति है को। कमल पुस्तक पढ़ता है, राम ने रावण को मारा। ठीक है, तो इसकी विभक्ति है को। अब देखिए यहाँ पर वाक्यों में दो चीजें हैं, पढ़ना और मारना। ठीक है, पढ़ना और मारना। तो अब यहाँ पर देखिए जो कार्य का फल पड़ रहा है वो किस पर पड़ रहा है? वो दोनों ही कर्म पर पड़ रहा है, दोनों ही वाक्यों में कर्म पर पड़ रहा है, यानी कि जो क्रमशः पुस्तक और यहाँ पर रावण, पुस्तक और रावण, जो ये दो शब्द हैं दोनों ही यहाँ पर कर्म का कार्य कर रहे हैं। तो इसीलिए हमने कहा कि जो कर्ता है, यानी कि कर्म जो है, कार्य जो है, उसका जो फल है वो कर्ता पर ना पड़कर कर्म पर पड़ता है, तो कर्म उसी के अनुसार लिखा जाता है। राम ने रावण को मारा। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए इसीलिए ये कर्म कारक है, इसीलिए इसमें को का चिन्ह लगाया है। और कभी कभी ये छिपा रहता है, कभी कभी जो ये को का चिन्ह है ये छिपा रहता है। जैसे कमल पुस्तक पढ़ता है, इसमें भी आपका को लगाया जा सकता है लेकिन नहीं लगेगा, क्योंकि पढ़ने में थोड़ा सा अजीब लगेगा। कमल पुस्तक को पढ़ता है। ठीक है, एक और एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पर देती हूँ। मैंने दूध
पिया। जैसे मैंने आपको बताया कि कभी कभी क्या होता है कि ये जो को होता है यह छिपा हुआ होता है। ठीक है, मैंने दूध पिया, मैंने दूध पिया। तो ये जो मैंने दूध पिया है इसमें भी क्या छिपा हुआ है, इसमें कर्म कारक छिपा हुआ है, इसमें कर्म कारक छिपा हुआ है। मैंने दूध पिया, ठीक है, मैंने दूध को पिया। ठीक है, तो इस तरह से आप कैसे पता लगाएंगे कि क्रिया से कैसे पता लगाएंगे कि ये कर्म कारक है या कर्ता कारक। अभी तो क्योंकि मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो मैं सारे एग्जाम्पल्स अलग अलग लिख रही हूँ, जैसे कर्म कारक के एग्जाम्पल कर्म कारक के साथ, कर्ता कारक के एग्जाम्पल कर्ता कारक के साथ। लेकिन एग्जाम में ऐसा नहीं होगा, एग्जाम में आपको केवल और केवल वाक्य लिखा होगा और आपको बताना होगा कि इसमें कौन सा कारक है। ठीक है, तो इसमें आपको बताना होगा कि इसमें कौन सा कारक है। तो आप कैसे बताएंगे कि इसमें कौन सा कारक है? देखिए, इसके लिए एक बहुत ही ज्यादा मेन पॉइंट होता है जिसको हम लिखेंगे अपनी कॉपी में और बताएंगे कि कैसे ये पता लगाया जा सकता है। क्रिया से पहले, क्रिया से पहले जो क्रिया शब्द होगा, वाक्य में जो क्रिया शब्द होगा उससे पहले आप प्रश्न करेंगे। क्रिया से पहले क्या या किसको, किसको लगाया जाता है। क्रिया से पहले क्या या किसको लगाया जाता है या लगाकर प्रश्न किया जाता है। आप ऐसे भी इसको लिख सकते हैं, किसको लगाकर प्रश्न करने पर उत्तर प्राप्त होता है। कैसे पता लगाएंगे कि ये कर्म कारक है या कर्ता कारक? तो आप क्या करेंगे, क्रिया से पहले क्या या किसको लगाकर प्रश्न करेंगे और उत्तर प्राप्त अगर आपको होता है तो आप उसको कहेंगे कर्ता कारक। ठीक है, तो देखिए अब आपको एग्जाम्पल बताएंगे यहाँ पर कि नेहा ने खाना खाया। एग्जाम्पल, नेहा ने खाना खाया। नेहा ने खाना खाया, ये आपका एक एग्जाम्पल है। और हमने कहा क्रिया से पहले, अब यहां पर क्रिया क्या है, नेहा ने खाना खाया, क्रिया क्या है, कौन बताएगा? जीआईसी कोट कंडारा। यहाँ पर क्रिया क्या है? हमने कहा क्रिया से ठीक पहले क्या और किसको लगाकर प्रश्न करने पर उत्तर प्राप्त होता है, इसीलिए उसको क्या कहते हैं, कर्म कारक कहते हैं। तो कोट कंडारा। गुड मॉर्निंग मैम। वेरी गुड मॉर्निंग बच्चे। मैम खाया है क्रिया। वेरी गुड, बहुत अच्छे। नेहा ने खाना खाया, इसमें क्रिया है Yes, ma'am. खाया। तो हमने कहा Yes, कि ma'am. क्रिया से ठीक पहले क्या या किसको लगाकर प्रश्न करने पर उत्तर प्राप्त होता है, तो ये क्या होता है, ये कर्म कारक होता है। जैसे अब यहाँ पर हम प्रश्न लगाएंगे, क्या खाया, नेहा ने क्या खाया, तो बिल्कुल उत्तर आपको स्पष्ट रूप से मिल जाएगा, खाना। ठीक है, तो जब आपको उत्तर मिल रहा है खाना, तो यहाँ पर जो खाना शब्द है ये क्या है, खाना शब्द क्या है, ये आपका कर्म
कारक है। यानी कि किसी भी वाक्य में आप किस तरह से पता लगा सकते हैं कि वो कौन सा क्या है। आप प्रश्न करेंगे, अगर आपको उत्तर प्राप्त हो जाता है तो तब आप बताएंगे कि ये कर्म कारक है। नेहा ने खाना खाया, तो आपने प्रश्न किया कि क्या खाया। नेहा ने क्या खाया, उत्तर मिला खाना खाया, तो खाना आपका कर्म कारक है। तो इस तरह से आप बता पाएंगे कि ये वाक्य आपका कर्म कारक है, इसमें कर्म कारक आपका लगा हुआ है। देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पर विभक्ति हमने कहीं नहीं लगाई है, यहाँ पर विभक्ति हमने नहीं लगाई है। क्या होती है कर्म कारक की विभक्ति? कर्म कारक की विभक्ति क्या होती है, कौन बताएगा? फटाफट हैंड रेज करेंगे। अभी अभी पढ़ के आए हैं हम यहाँ पर। कर्म कारक की विभक्ति क्या होती है? को। तो हमने यहाँ पर कहा कि जब क्रिया का फल कर्ता पर ना पड़कर कर्म पर पड़ता है, एग्जाम्पल भी बताया था, राम ने रावण को मारा। ठीक है, अब जैसे ये वाला एग्जाम्पल है, हमने कहा कि कहीं कहीं पर जो ये कर्ता कर्म कारक की विभक्ति है ये छिपी हुई होती है, कहीं कहीं पर कर्म कारक की विभक्ति छिपी हुई होती है। जैसे कमल पुस्तक को पढ़ता है, तो कमल पुस्तक पढ़ता है, हमने क्या लिखा हुआ है? कमल पुस्तक पढ़ता है। लेकिन आप कैसे बताएंगे कि ये वाक्य आपका कर्म कारक है? कैसे सिद्ध करेंगे आप क्या या किसको लगाकर प्रश्न करेंगे। क्रिया से पहले क्या या किसको लगाकर प्रश्न करेंगे। तो प्रश्न करके देखिए, कमल क्या पढ़ता है? कमल क्या पढ़ता है? तो आपका उत्तर आएगा कमल पुस्तक पढ़ता है। तो इसीलिए ये आपका कर्म कारक है। क्लियर हुआ सभी को? और साथ ही साथ नोट डाउन भी करेंगे। ठीक है, साथ ही साथ नोट डाउन भी करेंगे। तो एक पॉइंट तो यहाँ पर क्लियर हो गया कि क्रिया से पहले क्या या किसको लगाकर प्रश्न करते हैं तो उत्तर प्राप्त होता है, तो इसीलिए हमने इसको कर्म कारक कहा। अब देखिए, हमने यहाँ पर को की विभक्ति क्यों नहीं लगाई? हमने यहाँ पर को की विभक्ति क्यों नहीं लगाई, या हमने यहाँ पर को की विभक्ति क्यों नहीं लगाई? इन वाक्यों में को की विभक्ति क्यों नहीं लगी हुई है? सबसे पहले दिमाग में यही आता है। अगर हम देखते हैं कि अच्छा वहां पर को है तो ये कर्म कारक है, लेकिन अगर को नहीं है तब भी कर्म कारक है। लेकिन क्यों ये तब भी कर्म कारक है? तो देखिए, इसके कुछ और पॉइंट्स और हैं यहाँ पर, उनको भी लिखते हैं। जो ध्यान रखने योग्य बातें हैं वो हम समझ लेते हैं। सबसे पहले अप्राणी वाचक, इन पॉइंट्स को याद कीजिएगा। अप्राणीवाचक या निर्जीव कर्म, अप्राणीवाचक या निर्जीव कर्म के साथ, निर्जीव कर्म के साथ प्रायः को नहीं लगता। निर्जीव कर्म के साथ प्रायः को नहीं लगता। जैसे उसने पुस्तक पढ़ी, उसने पुस्तक पढ़ी। तो देखिए, हमने कहा अप्राणीवाचक में आपका जो निर्जीव कर्म होता है, या अप्राणीवाचक या निर्जीव कर्म क्या होता है? निर्जीव। जो आपकी विज्ञान की पाठ्य पुस्तिका है उसमें आपने जरूर पढ़ा होगा सजीव और निर्जीव।
लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स। क्या होते हैं ये? हमने यहाँ पर वाक्य एक लाइन लिखी है, सजीव या निर्जीव या अप्राणीवाचक कर्म के साथ प्रायः को नहीं लगता। तो देखिए क्या होता है निर्जीव, बहुत ही इजी, बहुत ही सरल है। निर्जीव कर्म के साथ प्रायः को नहीं लगता है। निर्जीव कर्म, नॉन लिविंग थिंग्स, जो निर्जीव चीजें होती हैं, जैसे हमने यहाँ पर लिखा है एग्जाम्पल, देखिए मैंने अभी अभी यहाँ पे एग्जाम्पल भी आपका लिखा है, उसने पुस्तक पढ़ी। पुस्तक क्या है? सजीव है या निर्जीव है? क्लास 6 के बच्चे हैं आप, साइंस पढ़ते हैं, ये चीजें तो हमें सेकंड क्लास में पढ़ा दी जाती है, लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स। छोटे छोटे बच्चे बता देते हैं कि हमारी जो बुक है वो नॉन लिविंग थिंग्स है, हमारी जो टेबल है वो नॉन लिविंग थिंग्स है, या प्लांट्स जो होते हैं वो लिविंग थिंग्स होते हैं, क्योंकि प्लांट्स ग्रो करते हैं, प्लांट्स खाना खाते हैं, सांस लेते हैं, इसीलिए वो लिविंग थिंग्स हैं, यानी कि सजीव हैं। और हमारी जो टेबल है, जो आपके सामने आपकी टेबल है, आपकी पाठ्य पुस्तिका जो बुक रखी हुई है, पुस्तक रखी हुई है, आपका जो पेन है, आपका स्कूल बैग है, ये सब क्या है? निर्जीव वस्तुएं हैं। तो जब भी निर्जीव कर्म होगा, कर्म जब भी निर्जीव होगा, तो वहां पर आपका को की विभक्ति नहीं लगेगी, वहां पर आपका को की विभक्ति नहीं लगेगी। जैसे उसने पुस्तक पढ़ी। और देखिए एक एग्जाम्पल अभी अभी यहाँ पर मैंने आप लोगों को बताया था, क्या बताया था एग्जाम्पल? कमल पुस्तक पढ़ता है। तो मैंने आप लोगों को कहा कि यहाँ पर को की विभक्ति हमने क्यों नहीं लगाई? यहाँ पर को की विभक्ति हमने क्यों नहीं लगाई? क्योंकि हमारा जो कर्म है वो निर्जीव है, जो हमारा कर्म है वो अप्राणीवाचक है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर नेक्स्ट जो एग्जाम्पल हमने दिया था कर्म कारक में, राम ने रावण को मारा। राम ने रावण को मारा, तो रावण क्या है? सजीव कर्म है, ठीक है, प्राणीवाचक कर्म है। तो इसीलिए यहाँ पर कहा है राम ने रावण को मारा, और इसीलिए यहाँ पर कर्म कारक की विभक्ति लगाई गई है। अगला देखिए, दूसरा एग्जाम्पल मैंने आपको दिया था, मैंने दूध पिया। मैंने दूध पिया, तो यहाँ पर दूध पिया, दूध आपका अप्राणीवाचक कर्म है, ठीक है, ये आपका सजीव नहीं है, ये आपका निर्जीव है, इसीलिए यहाँ पर को की विभक्ति नहीं लगी है, ठीक है। तो इस तरह से हमने यहाँ पर एक मेन पॉइंट यहाँ पर क्लियर किया कि जो आपके अप्राणीवाचक या निर्जीव कर्म होते हैं वहां पर को की विभक्ति नहीं लगती। देखिए कई वाक्यों में, अगला पॉइंट है आपका, नोट डाउन कीजिए इसको भी, कई वाक्यों में दो कर्म होते हैं, ठीक है ना। अभी मैंने लास्ट सेशन में आप लोगों से पूछा था कि क्या आपको क्रिया पता है कि क्रिया क्या होती है, ठीक है, लेकिन तो आप लोगों ने कहा क्रिया हमें नहीं पता कि क्रिया क्या होती है, ठीक है। तो आपको अब आगे मैं क्रिया भी एक बार फिर से रिवाइज करवाऊंगी। वैसे तो ये सारे टॉपिक्स हमने कर लिए हैं, पढ़ लिए हैं, जिन बच्चों ने नहीं पढ़ा है वो खुद से अपनी प्रॉब्लम्स, जो भी टॉपिक हिंदी व्याकरण से रिलेटेड हो या आपकी पाठ्य पुस्तिका वसंत से रिलेटेड हो, जो भी चैप्टर आपको ऐसा लगता है कि मैम टफ है, दोबारा पढ़ा दीजिए, समझ में नहीं आया, या हिंदी व्याकरण में काफी बच्चों को प्रॉब्लम होती है, तो उसमें भी आप अपनी समस्याएं भेज सकते हैं। जब हमें पता चलेगा कि बच्चों को ज्यादा से ज्यादा इस टॉपिक में प्रॉब्लम आ रही है, ये टॉपिक उन्हें समझ में नहीं आ रहा है, तो उसको आपको यहाँ पर रिवाइज भी करवाया जाएगा। देखिए हमारी जो लाइव क्लासेस होती हैं, इसका हमें यही एडवांटेज है कि जिस तरह से आप क्लास में अपने टीचर्स को कई बार पूछ सकते हैं कि मैम ये बता दीजिए, नहीं समझ में आया, सर ये हमें क्लियर कर दीजिए, तो बिल्कुल लाइव क्लासेस का यही एडवांटेज सबसे बढ़िया है कि आप अपनी सारी प्रॉब्लम्स हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, बता सकते हैं कि मैम ये समझ नहीं आया, रिवाइज करवा दीजिए, बता दीजिए, क्योंकि हिंदी व्याकरण आपका एक ऐसा टॉपिक है जिसमें सारे टॉपिक आपस में इंटर रिलेटेड होते हैं।
आपस में जुड़े हुए होते हैं। आपको संज्ञा भी पढ़ना जरूरी होता है, सर्वनाम भी, क्रिया विशेषण भी। और जैसे हम ये कारक टॉपिक पढ़े, आप देखेंगे आगे, आप क्लास 6 के बच्चे हैं, क्लास 7th में आप समास जो टॉपिक पढ़ेंगे, देखिए क्लास 7th में भी आपका आता है, 6 में भी होता है, हर लेवल का आपका अलग अलग होता है। तो जब आप समास पढ़ेंगे या कोई और शब्द निर्माण की जब प्रक्रिया पढ़ेंगे तो उसमें आपको ये बहुत ज्यादा जरूरी होता है। और वाक्य पढ़ते वक्त तो ये सबसे ज्यादा जरूरी होता है। तो यहाँ पर हम बता रहे हैं कि कई वाक्यों में 2 कर्म होते हैं, ठीक है, कई वाक्यों में 2 कर्म होते हैं, जैसे अध्यापिका ने बच्चों को पाठ पढ़ाया। अध्यापिका ने बच्चों को पाठ पढ़ाया, ठीक है। या एक और एग्जाम्पल आप यहाँ पे लिख सकते हैं, माँ बच्चे को दूध पिलाती है। माँ बच्चे को दूध पिलाती है। तो देखिए इस तरह से यहाँ पर देखिए मैंने आप लोग को बताया कि कई बार जो आपका वाक्य है उसमें 2 कर्म होते हैं। तो हमने इससे पहले क्या लिखा है, हमने इससे पहले लिखा है कि अप्राणीवाचक और निर्जीव कर्म के साथ को की विभक्ति नहीं लगती है। तो जैसे मैंने एग्जाम्पल आपको बताया, अध्यापिका ने बच्चों को पाठ पढ़ाया, या माँ बच्चे को दूध पिलाती है। तो यहाँ पर 2 कर्म हैं। कौन कौन से 2 कर्म हैं, कौन बताएगा? 2 वाक्य लिखे हैं और दोनों वाक्यों में 2 कर्म हैं। तो मैंने यहाँ पर बताया कि कई वाक्यों में 2 कर्म होते हैं, जैसे अध्यापिका ने बच्चों को पाठ पढ़ाया। अध्यापिका ने बच्चों को पाठ पढ़ाया। बच्चों और पाठ, बच्चों और पाठ 2 कर्म हैं यहाँ पर। बिल्कुल इसी तरह से माँ बच्चे को दूध पिलाती है। माँ बच्चे को दूध पिलाती है। बच्चा और दूध 2 कर्म है यहाँ पर। तो हमने उससे पहले ठीक जो लाइन लिखी है वो लिखी है कि निर्जीव कर्म के साथ को की विभक्ति नहीं लगती है। तो अब आप देखेंगे, अध्यापिका ने बच्चों को पाठ पढ़ाया। 2 आपके कर्म है यहाँ पर। पहला कर्म है आपका सजीव कर्म, बच्चों को, तो इसीलिए यहाँ पर को की विभक्ति लगी है, क्योंकि बच्चे क्या हैं? सजीव हैं। बच्चे क्या हैं? सजीव हैं, इसीलिए यहाँ पर को की विभक्ति लगी है। और ठीक अगला आप देखेंगे कर्म पाठ पढ़ाया। पाठ भी कर्म है लेकिन निर्जीव कर्म है, इसीलिए यहाँ पर को की विभक्ति नहीं लगी है। अगला एग्जाम्पल देखिए, माँ बच्चे को दूध पिलाती है। माँ बच्चे को, तो बच्चा जो है वो क्या है? सजीव है, ठीक है, सजीव कर्म है, इसीलिए उसके साथ को की विभक्ति लगी हुई है। लेकिन दूध पिलाती है, दूध जो है आपका निर्जीव कर्म है और इसीलिए उसके साथ को की विभक्ति नहीं लगी है। तो आज हमने यहाँ पर बहुत ही कम पढ़ा, क्यों पढ़ा बहुत कम हमने इस सेशन में? क्योंकि आप लोग बिल्कुल भी रिस्पॉन्स नहीं करते हैं। जितना बार भी मैं आप लोगों को पढ़ाती हूँ और आपसे कहती हूँ कि ये चीजें आप घर से याद करके आइए, अगर आप सारी विभक्तियां घर से याद करके आएंगे, यहाँ पर जो मैं पढ़ा रही हूँ उसे ध्यान से सुनेंगे, तो कैसे आप रिस्पॉन्स नहीं कर पाएंगे? और मैं कभी भी आपसे ये नहीं कहती कि आप मुझे बिल्कुल सही आंसर दीजिए। अरे आप कोशिश तो कीजिए, आप खड़े होइए, आप माइक लीजिए, आप आंसर देने की कोशिश कीजिए। आपको उत्तर नहीं आएगा, गलत आएगा, तो वो सब आपको बताया जाएगा, समझाया जाएगा।
आप लोग बिल्कुल रिस्पॉन्स नहीं करते, ना ही नोट डाउन करते हैं, तो ये बहुत बुरा लगता है कि आप लाइव क्लास में बैठ के ऐसे अपना समय जो है बर्बाद कर रहे हैं। तो बिल्कुल आज जो कुछ भी हमने पढ़ाया है उसको एक बार घर पर जरूर रिवाइज करें। जिन बच्चों ने लास्ट सेशन में क्लास अटेंड की थी वो भी पूरा अपना जो काम है उसको एक बार घर पर जरूर रिवाइज कर लें। नेक्स्ट सेशन में हम आगे के जो हमारे यहाँ पर कारक हैं, क्योंकि अभी तक हम केवल 2 कारकों को यहाँ पर पढ़ पाए हैं, तो आगे के कारक हैं उन्हें हम कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।